हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का साइंस आर्टिकल से कुछ टॉपिक। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक आखिर क्या है। तो ये लिस्ट देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 7-8 दे दिया, उसमें कुछ और दे दिया। जूनोटिक रोग और गैर जूनोटिक रोग को मिक्स करके दे देगा, और छांटने के लिए कभी बोल देगा गैर जूनोटिक रोग को छाटे या फिर जूनोटिक रोग को छाटे। ठीक है, तो जूनोटिक रोग होता क्या है? ऐसा रोग जो जानवर से मनुष्य में फैलता हो। ठीक है, और गैर जूनोटिक रोग जो जानवर से मनुष्य में ना फैलता हो, अन्य कारणों से होता हो। जेनेटिक हो सकता है, जीवाणु है, वायरस है, परजीवी है। ठीक है, ये सबसे पैरासाइट जो भी है, कृमि है, ये सबसे होता हो, बट उन जानवर से ना फैल तो गैर जूनोटिक, जानवर से फैल जाए मनुष्य में तो जूनोटिक। तो देखते हैं जूनोटिक रोग में लिस्ट ही देखना जरूरी है। ठीक है, तो बैक्टीरियल जूनोटिक रोग कौन कौन सा है? ब्रूसेलोसिस, यहाँ पे का नाम है लेप्टोस्पाइरोसिस, प्लेग, साल्मोनेलोसिस, एंथ्रेक्स, लाइम रोग, जहां तक ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, का रोग एंथ्रेक्स तो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एंथ्रेक्स को फिलहाल यहाँ पे हम हटा के रखते हैं, यदि रहेगा तो ठीक है। जहां तक हमको ध्यान में लग रहा है, एंथ्रेक्स जूनोटिक रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइम रोग, तुलारेमिया, फिर है वायरल जूनोटिक रोग, रैबीज है जो कुत्ते या बंदर के काटने से होता है। फिर है इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। फिर है वेस्ट नाइल वायरस, कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स, इबोला, निपाह वायरस, हंटा वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, क्या स्नोर वन रोग। फिर है परजीवी जूनोटिक रोग, करेक्ट, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लिशमैनियासिस, मतलब इसका कोई ना कोई वाहक होता है और उसमें परजीवी जो है वो रहेगा ही, यानी कोई जीव जंतु वाहक होता है। सिस्टिस क्रोसिस, इचिनोकोकोसिस, सिस्टोसोमियासिस। फिर एक फंगल का जूनोटिक रोग, रिंगवर्म। अन्य जूनोटिक रोग में आएगा क्या? क्यू बुखार, ओरप, कोची, ओमसक, स्रावी, ज्वर। फिर है और नेथोसिस। ठीक है, तो ये सूची पूरी तरह से व्यापक नहीं है क्योंकि नए जूनोटिक रोग समय समय पर उभरते रहते हैं। फिर है गैर जूनोटिक रोग का कुछ एग्जाम्पल, जैसे अनुवांशिक रोग है, तो ये जानवर से जानवर तो फैलेगा ही नहीं, और एक लोग से दूसरे लोग में यानी पर्सन में भी नहीं फैलता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, हंटिंगटन रोग, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फिर पर्यावरणीय रोग, अस्थमा, एलर्जी, कैंसर, फेफड़े के रोग, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। फिर जीवन शैली रोग, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, कुछ प्रकार के कैंसर जैसे फेफड़े का कैंसर, संक्रामक रोग जो मनुष्य में फैलते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे हमने जूनोटिक रोग के बारे में पढ़ा कि जो पशु से मनुष्य में फैलता हो, तब जाके वो क्या होता है? जूनोटिक कहलाता है। लेकिन गैर जूनोटिक मनुष्य में फैल रहा है तो वो गैर जूनोटिक रोग कहलाएगा। इन्फ्लुएंजा हो, खसरा हो, तपेदिक हो, HIV एड्स हो, डेंगू, मलेरिया हो, हैजा हो। फिर अन्य गैर जूनोटिक रोग, हटिया अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर ऑटो इम्यून रोग जिसको ल्यूपस, रूमेटॉइड गठिया, फिर मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसे अवसाद और चिंता। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई एक वन्यजीव संरक्षण योजना है। डेट तो याद रहना चाहिए,
इसका उद्देश्य क्या है? भारत में बाघों की घटती हुई आबादी को संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मुख्यतः देखेंगे तो प्रक्षेपण कर 1973 में जीव कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से प्रक्षेपित किया गया था। शासित अधिनियम कर यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा शासित है, तो ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये सब देकर क्वेश्चन को गलती किया जाता है। प्रशासन कार्य यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत है, तो इसका ये भी देखना है किसके अंतर्गत ये है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1972 के अधिनियम के द्वारा है। 1973 में शुरू किया गया था मेनली पहले। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तत्काल पर्यवेक्षण संस्था भी है, NTCA। उद्देश्य क्या है? बाघों के आवास में कमी लाने वाले कारकों की पहचान, उपयुक्त प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से उनका निवारण करना, आर्थिक, पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक महत्व के लिए बाघों की व्यापारिक आबादी को बनाए रखना। पिछले कुछ वर्षों में प्रगति क्या हुआ ये देखेंगे, इसको डार्क करके रख सकते। वर्तमान में भारत में 53 बाघ अभ्यारण्य है। लगभग साल भर पहले का डाटा होगा, जो 75,000 वर्ग किलोमीटर यानी देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 204% से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। वर्तमान में लगभग 3,000 बाघों की आबादी के साथ भारत में वैश्विक जंगली बाघों की 70% से अधिक आबादी निवास करती है, जो 6% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। भारत में विश्व में कैट मान्यता प्राप्त बाघ अभ्यारण्यों की संख्या सबसे अधिक कितना है? 17 है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है और ये बाघों की आबादी को स्थिर करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है। चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस पहचान क्या है? चांदीपुरा वायरस रब्डोविरिडे परिवार का एक एकल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। यह रेबीज का कारण बनने वाले लाइसा वायरस से संबंधित है। संचरण कर यह वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाइज मच्छरों और संभवतः अन्य कीड़ों के काटने से फैलता है। कर यह वायरस सबसे ज्यादा मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। लक्षण की बात करें तो चांदीपुरा वायरस विशेष रूप से बच्चों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, जिसमें एन्सेफेलाइटिस, मस्तिष्क की सूजन भी शामिल होता है। कर इस वायरस से संक्रमित होने वाले व्यक्ति को सबसे पहले बुखार की शिकायत होती है। इसके साथ साथ इस वायरस के संक्रमण से फ्लू जैसे लक्षण दिखने को मिलते हैं और तेज इंसेफेलाइटिस होती है। लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी और दौरे और कोमा शामिल हो सकते हैं। फिर उपचार। वर्तमान में चांदीपुरा वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। फिर उपचार मुख्य रूप से सहायक और लक्षणों को कम करने पर केंद्रित होता है। फिर लक्षणों के उपचार में मस्तिष्क की सूजन को कम करने के लिए मैनिटोल यानी एक उत्वर्धक का उपयोग शामिल होता है। रोकथाम क्या है? सबसे अच्छी रोकथाम है वेक्टर नियंत्रण, यानी जो रोग को फैलाने वाले वेक्टर हैं, जिसमें मच्छर हो सकते हैं, सैंड फ्लाइज हो सकते हैं, इनकी आबादी को कम करना शामिल होता है। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय जैसे कि किट, रेपेलेंट्स और मच्छरदानी का उपयोग भी सहायक हो सकते हैं। निदान क्या है? वास्तविक समय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR परीक्षण का उपयोग वायरस का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। और ये जो भी है आर्टिकल है लगभग 8-9 महीने पहले का है। महत्वपूर्ण बात है, चांदीपुर वायरस विशेष रूप से बच्चों के लिए खतरनाक है। शुरुआती पहचान और सहायक उपचार महत्वपूर्ण है और ये बीमारी ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और बुखार के साथ हो सकती है, जो ऐंठन, कोमा और कुछ मामलों में मृत्यु के कारण बन सकती है। वेक्टर नियंत्रण और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय महत्वपूर्ण रोकथाम रणनीतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तंबाकू का इतिहास और प्रसार। तो तंबाकू मूल रूप से अमेरिका का पौधा है, जिसे यूरोपीय व्यापारियों और उपनिवेशवादियों द्वारा 16वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया में लाया गया था। तो कुछ फसल से रिलेटेड दे देता है, कौन भारत का मूल निवासी है, मूल पौधा है या फिर बाहर से आया है। फिर यूरोपीय लोगों को आने से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में तंबाकू के उपयोग का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यूरोपीय लोग ही तंबाकू को भारत में लेकर आए थे, इसके पहले इसका कोई इतिहास नहीं है। धीरे धीरे तंबाकू भारत में एक लोकप्रिय फसल बन गई और आज ये देश की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तंबाकू खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होता है? तापमान की आबादी
किया जाए तो तंबाकू की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान सबसे उपयुक्त होता है। और इसे एक 100 से 130 दिनों की ठंड मुक्त अवधि की आवश्यकता होती है। ये ठंडा नहीं होना चाहिए। चरम मौसम की स्थिति जैसे कि उच्च तापमान और लंबे समय तक शुष्क अवधि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो चरम स्थिति दोनों होता है, ना तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज्यादा गर्मी, यानी कि इसको एक मीडियम टेम्परेचर की जरूरत होता है, कह सकते हैं, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मीडियम ही होगा। ठीक है। मिट्टी तंबाकू के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होनी चाहिए, मतलब ह्यूमस से भरपूर होना चाहिए। आदर्श पीएच स्तर जो होता है मिट्टी के 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त जानकारी है कि तंबाकू खेती में कई प्रकार के रोगों का खतरा होता है, इसलिए फसल की तंबाकू खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल। तंबाकू का आर्थिक महत्व क्या है ये जानेंगे। तंबाकू की खेती भारत में एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। तंबाकू उद्योग भारत सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तंबाकू के स्वास्थ्य संबंधी खतरे। तंबाकू सेवन कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जिनमें कैंसर, श्वसन संबंधी बीमारियां शामिल हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए सरकार और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन हेल्थ दृष्टिकोण। वन दृष्टिकोण जीएम सरसों के पर्यावरणीय विमोचन के बारे में हम देखेंगे। जीएम सरसों क्या है? जीएम सरसों जिसे धारा सरसों या हाइब्रिड 11 डीएमएच के नाम से भी जाना जाता है, एक अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की किस्म है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 2 विदेशी जीन वार्निज और वार स्टार्च शामिल होता है। इनका उपयोग उच्च उपज वाले संकर संस्करण को बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान में देना है, इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। टाइप को याद रखना है DMH11। मुख्य मुद्दे क्या है? नियामक प्रक्रिया। भारत में जीएम फसलों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जीएम का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड। ठीक है, यहाँ पे भी तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसल का मूल्यांकन जो है वो कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, GAC। तो ये टर्म भी याद रखना है। GAC ने जीएम सरसों के पर्यावरणीय विमोचन की सिफारिश की है। विवाद। जीएम सरसों की सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं है, विशेष रूप से मधुमक्खियों और अन्य परागणकों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता है। विभिन्न कृषि विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि भारत में खाद्य फसलों में आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों पर पाबंदी है, न्यायिक जांच की आवश्यकता पड़ी है। महत्व। सरकार का तर्क है जीएम सरसों से सरसों के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो GESC ने जीएम सरसों के पर्यावरणीय विमोचन को मंजूरी दी है। फिर से ये बात। हालांकि फील्ड परीक्षणों और वाणिज्यिक खेती में देरी और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये विषय अभी भी विवादित है और इस पर बहस जारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक कृषि, ये डबल आ गया। प्राकृतिक कृषि के बारे में देखेंगे। परिभाषा क्या है? खेत और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र से जैविक पदार्थों का उपयोग, यानी जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं जो चीज प्राकृतिक रूप से उग सकता है बस उसी को उगाना है, उसी का उपयोग करना है, प्राकृतिक कृषि कहलाएगा। न तो खाद यानी कि केमिकल वाला खाद ये सब नहीं यूज करना है, प्राकृतिक खाद ये सब जो है यूज कर सकते हैं। बाहरी वस्तु की बजाय स्थानीय संसाधनों पर जोर देना। चुनौतियां। प्रमुख फसलों की पैदावार में कमी का खतरा। प्रमुख फसल क्या है? गेहूं चावल है। यदि प्राकृतिक रूप से खेती लोग करना शुरू करेंगे तो गेहूं चावल की उपज कम जाएगा। खाद्य सुरक्षा पर संभावित प्रभाव, ये भी हो सकता है। रासायनिक उर्वरकों के पूर्ण प्रतिबंध से फसल की पैदावार में कमी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। सरकारी योजनाएं। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY 2015 में शुरू राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत ये अभी चल रहा है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति
विवाह की उपयोजना है, मतलब ये प्राकृतिक कृषि जो हो रहा है इसका परंपरागत कृषि विकास योजना का एक उप योजना है। ठीक है, और क्या पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देना इसके थी। बजट 2025 में क्या हुआ था, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण देने का बात था। 10,000 जैव पदार्थ संसाधन केंद्र बनाना था। उद्देश्य किसानों को बाहर से खरीदी जाने वाली वस्तु से मुक्ति दिलाना, स्वदेशी कृषि पद्धतियों का विकास करना, ऐसा कुछ। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने कुछ आर्टिकल्स देख लिए साइंस का। लगभग ये 8-9 महीना पहले का या 9-10 महीना पहले का होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब सोमवार को। ठीक है, कल वीडियो कुछ बनाना रहेगा तो आएगा नहीं तो जनरली अब सोमवार को हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।